अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सूबाई हुकूमतों की अक्सरियत की हाँ के बाद सियासी जमातों की अक्सरियत की ना के साथ अहम फरीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सदारती रेफरेंस की कार्रवाई में अपना जवाब जमा करा दिया और इलेक्शन कमीशन ने भी ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात के इनेकाद की मुखालिफत कर दी है। सदारती रेफरेंस पर समाअत सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच कर रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान कर रहे हैं। देखते हैं कि फैसला क्या आएगा। इस वक्त ये सवाल इंतहाई अहम है कि क्या सेनेट इंतखाब ओपन बैलेट से इनेकाद पजीर होगा या ये इंतखाब रिवायती सीक्रेट बैलेट से ही मुनक़िद होगा। इमरान खान के दौरा लाहौर के बाद सवाल ये भी अहमियत इख्तियार कर गया है कि क्या ओपन बैलेट से इंतखाब ही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रास आता है या सीक्रेट, क्योंकि चहमगोइयाँ हैं कि पंजाब की हद तक दिलचस्प नंबर गेम ने हुकूमत को शशोपंच में डाल दिया है। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला बुज़दार से मुलाकात और परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राबते के बाद अंदर की बात जानने वाले ये कह रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त एक खौफ और एक लालच के बीच में है। ओपन बैलेट होने से हुकूमत और अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली के वोट हासिल नहीं कर पाएगी, जिसकी यकीन दहानी कुछ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को करवाई गई है। और सीक्रेट बैलेट होने से हुक्मरान जमात को खदशा ये है कि कहीं पीपल्स पार्टी कोई सरप्राइज न दे दे। आज के बाखबर पैनल से जानेंगे कि अंदर खिचड़ी क्या पक रही है। इसके साथ एक और अहम मामला, 3 बड़ी जमातों की एक बड़ी पेशी भी है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कल फॉरेन फंडिंग केस में तलब किया हुआ है और हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की पेशी बुध को तय है, जिससे कबल अपोजिशन मंगल को इलेक्शन कमीशन के बाहर एक भरपूर एहतजाज करने जा रही है। इलेक्शन कमीशन में कार्रवाई क्या यकसर सियासत में कोई बड़ी तब्दीली ला सकती है? ये मामला भी अपने पैनल से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक और अहम मामला जो अवलन अपोजिशन के लिए एक वबाल के तौर पर शुरू हुआ और अब आए दिन के नए नए इंकशाफात हुकूमत के लिए भी परेशानी का बायस बन रहे हैं और बन सकते हैं, वो है ब्रॉडशीट। केवे मौसवी रोज एक नया इंटरव्यू देते हैं, रोज नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, जिस पर सबसे बुनियादी सवाल ये उठता है कि रियासत पाकिस्तान के लिए एक शख्स इस कदर अहम क्यों है। सवालात का एक अंबार है, कहानी में हजारों पेचो खम हैं। यही मामलात आज के प्रोग्राम में अपने मेहमानों से जानने और समझने की कोशिश कर लेते हैं। मेरे साथ प्रेस्टिजियस पैनल मौजूद है। आरिफ हमीद भट्टी साहब है लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ, जनरल अमजद शुएब साहब ज्वाइन कर रहे हैं, इफ्तिखार अहमद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। आगाज़ कर लेते हैं उस सेनेट इंतखाब से जिस पर असल में काम हो रहा है दरवाज़ों के पीछे। वहाँ नतीजा क्या निकलेगा? भट्टी साहब वज़ीर आज़म लाहौर आए, वज़ीर आला से मिले, परवेज़ इलाही साहब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। खबर क्या है कि अपोजिशन अरकान तहरीक इंसाफ को कितना वोट दे सकते हैं और तहरीक इंसाफ के कितने वोट छीने भी जा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये गालिबन उन्हीं सेनेट का बात कर रही हैं जिनका बाइकाट पीडीएम ने करना था। सर नहीं, अब वो लड़ रहे हैं भरपूर। मैंने ऐलान किया था, मैंने ये किया है, लेकिन अगर वो अपनी बात से मुनर्रफ हो गए, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। सर अब तो मिल के लड़ रहे हैं, मिल के नहीं, अब तो मिल के लड़ रहे हैं, शेरो शिकन है। देखिए, गुजारिश ये है कि माजी में बलोचिस्तान और केपीके में बेपनाह पैसा चलता रहा। सेनेट ये एक हमारी हिस्ट्री है, इससे कोई इनखराफ नहीं कर सकता। माजी में मुझे याद है कि इवन के इमरान खान साहब ने आपने 18 या 20 MPA भी फायर किए कि जी इन्होंने पैसे लेके दिए इलेक्शन के बाद। देखिए, अब इसका मतलब है जो पैसे देगा वो खरीदेगा। इमरान खान तो अपना बुखार किसी को नहीं देते। सर वो तो पहले भी नहीं खरीद रहे थे ना, उनके लिए लोगों ने कहीं खरीदे होंगे। अगर खरीदे मैं यही कह रहा हूँ ना, वो तो अपनी जेब से पैसे नहीं देते। हाँ, इस काम में नवाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी माशाल्लाह छांगा मांगा से लेके बलूचिस्तान की हुकूमत गिराने तक एक हिस्ट्री भरी पड़ी है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। रह गई बात वजीर आज़म के लाहौर आने की बात या नहीं, वजीर आला पंजाब को लाहौर से इस्लामाबाद ऐसे तलब करते हैं जैसे मैं आपसे मुखातब हो रहा हूँ, वो मैटर ही नहीं करते। लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त आसफ अली जरदारी का जादू चल रहा है, पैसे चल रहे हैं। PTI के कुछ लोग भी नाराज हैं और लेकिन उधर हुकूमत के भी लोग नाराज हैं कि उनका कहना है कि कुछ साजिशी अनासर को नवाज शरीफ दोबारा सेनेट में लाना चाह रहे हैं, जिन्होंने मुस्लिम लीग को तबाह किया। अच्छा। जिन्होंने मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानिए को नवाज शरीफ के जहन में नक्श किया, उन 2-3 साजिशी अनासर को वो सेनेट के जरिए लाना चाह रहे हैं, तो हमारी तबाही है। जबकि
आसफ अली जरदारी स्मार्ट गेम खेलते हुए उन्होंने मौलाना साहब को कहा फिक्र ना करें, आप इस बात का जिक्र ना करें, एक सेनेटर मैं आपको भी दे देता हूँ। हालांकि मौलाना साहब सेनेटर बनेंगे नहीं, वो हो सकता है किसी को बनवा दे, मौलाना साहब हिस्सा छोड़ते नहीं, बेशक बज़ाहिर अपने जेब में ना डालें, दूसरे की जेब में लेके फिर अपनी जेब में डाल लेंगे। आपने जरदारी साहब की बड़ी स्मार्ट पॉलिटिक्स का जिक्र किया, जो बुज़दार साहब को भी कोई जिम्मेदारियां यहाँ दी गई हैं सेनेट इंतखाब लेके, कोई उनको भी स्मार्ट बनाया गया अब तक? या देखिए, बुज़दार साहब को जिम्मेदारी देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका 90% काम ना इस्लामाबाद करता है, तो 5-10% उनका काम आता है। इतना बड़ा सूबा भी तो बड़ी सफाइयां भी हुई हैं लाहौर में, बल सफाइयां भी, मुल्क का कूड़ा भी साफ हो रहा है। देखिए आप, तो ये तो इस्लामाबाद नहीं कर रहा, बुज़दार साहब ही कर रहे हैं। वो वाहिद हमारे काबिल एहतराम उस्मान बुज़दार ओएसडी वजीर आला। अब आप कहेंगे ये क्या टर्म है, ये इफ्तिखार साहब आपको बेहतर बता सकते हैं। सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े वजीर आला को कह रहे हैं ओएसडी, अब मैं क्या कहूं इसके बाद? मेरी जो मेरे इल्म में था, इफ्तिखार साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैंने अर्ज कर दिया, जनरल साहब भी हैं, वो भी हैं, बाकी वो ब्रीफ कर देंगे। मैं इफ्तिखार साहब की तरफ आती, पहले अमजद शुएब साहब, इत्तलात है कि इस दफा सेनेट इंतखाब के लिए माजी की एक तारीख है, रिवायत है, कुछ चीजें सियासी जमातों को जिनका पलड़ा भारी हो जाता है बेहतर तौर पर वो मैनेज कर लेती हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके दे दिया जाता है। पीटीआई को ये खबरें हैं कि खुद मैनेज करना पड़ रहा है, क्या पीटीआई नर्वस है इस मामले को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें बड़ी सीधी सी बात है, जो भट्टी साहब ने बात की, हकीकत वही है। हमारी हिस्ट्री है कि इसमें पैसा बहुत चलता रहा सेनेट के इलेक्शन में। इसमें पीटीआई या पीएमएलएन या कोई इस तरह का नाम या आइडियोलॉजी का दखल अमल नहीं है। ये सारा एक स्टेटस का किस्सा है, जो पैसा खर्च कर सकता है वो ले लेता है। बाज़ जगहों पे पार्टियां खर्च करती हैं, बाज़ जगह इंडिविजुअल खुद खर्च करते हैं, लेकिन ये हुआ यही है। और मैंने इसकी एक तहकीक भी, आप इसको यूं ले लीजिए कि सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का किस्सा था और वोटिंग हुई, तो उसमें भी बड़े बड़े सरप्राइजेस थे। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने बाद में जो वहां तो इकट्ठे वादा किया कि जनाब एक कमेटी बना लें जो तहकीकात करे, लेकिन सब तहकीकात से भाग गए और बाद में कहा कि हम अपनी अपनी अलग-अलग तहकीकात करेंगे, फिर नहीं की। उसकी बुनियादी वजह यही है कि पैसा इस्तेमाल हुआ है उसमें भी, और आइंदा भी होगा। अगर आप इसको खुफिया बैलेट रखते हैं जिस तरह के पहले होता आया है, तो बिल्कुल ये मेरा ख्याल है कि लोग आस लगा के बैठे हुए हैं कि खुफिया बैलेट हो और अपनी जेबें गर्म की जाएं, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई और एलिमेंट प्ले कर सकेगा। इफ्तिखार साहब, ओपन बैलेट का बड़ा मामला है, कोर्ट तक हुआ है। अगर ओपन बैलेट का फैसला हो जाता है तो क्या बुज़दार साहब को नून लीग के मुनहरिफ एमपीएस से राब्तों का कोई फायदा होगा? फिर नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं होगा। पहले बात तो है कि पंजाब से जो एक तो बाबर रिवान साहब को कोशिश की जाएगी कि इस्लामाबाद से इलेक्ट करवा लें ये पीटीआई वाले, और पंजाब से एक जो है अपना मोहतरम अवान जो है, दूसरी क्या नाम है उनका, जो मिनिस्टर हैं, उनको करवा लें, जुल्फी बुखारी को करवा लें। इन लोगों को करवाने के लिए लिस्ट तैयार है, और असूली तौर पे 52 सीटें मिलनी चाहिए, होनी चाहिए अपना पीटीआई की सेनेट में, जो उनकी अददी कुव्वत है पंजाब में और मरकज़ में। उसके हवाले से तो उनको 52 नंबर मिलने चाहिए, मतलब हाफ ऑफ द सेनेट शुड बी फॉर पीटीआई। तो मैं इससे तो डिफरेंट नहीं देखता सूरत हाल। और सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसको हार्डली दो 3 मिल सकती हैं अगर सेकंड चॉइसेस ज्यादा हों पंजाब में। इफ्तिखार साहब, आपके नंबर ये बता रहे हैं कि पीटीआई कामयाबी से सेनेट इलेक्शन को निकाल लेगी। इसका मतलब है कि बैकडोर राब्तों का कोई मतलब नहीं इस वक्त इतना बचता, क्योंकि पीटीआई जो सीटें रखती है अपना हिस्सा आसानी से ले जाएगी। जी बिल्कुल, मासवाई एक आधी निशस्त का फर्क पड़ेगा। देखिए, ये जो सेनेट का इंतखाब है थोड़ा सा डिफरेंट है देन अदर्स। फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइसेस होती हैं, और बात कहते होता है कि सेकंड चॉइस लेने वाला आदमी भी सेनेटर बन जाता है। और बहुत बहुत तारीखी लोग वाकयात ऐसे हुए हैं कि जिसमें सेकंड चॉइस वाला जो आदमी है उसकी फर्स्ट चॉइसेस हालांकि बहुत कम थी, लेकिन सेकंड चॉइसेस को जब काउंट किया गया तो वो सेनेटर हो गया। इफ्तिखार साहब, इसका मतलब है फिर पीडीएम का इकट्ठा होना या अच्छा, अगर आप इजाजत दें मैं इफ्तिखार साहब से एक सवाल कर लूं, इनके तजुर्बे से फायदा उठा लूं। जी कीजिए।
इफ्तार साहब, जो आपने बताया कि पीटीआई के मुतवक्का सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं, इन सारों ने तो 22 साल वाकई पीटीआई के लिए बड़ी स्ट्रीट में जदोजहद की है, बड़ी मेहनत की है इन सारे नामों ने। इसका मतलब है पीटीआई अपने वर्करों का ख्याल रख पड़ी है। इन्होंने तो इतनी जदोजहद की है पीटीआई के लिए कि उतनी इमरान खान ने की। 22 साल बाबर अवान सड़कों में फिरते रहे पीटीआई के लिए, फंड रेजिंग, वोट मांगने के लिए। फरदौस आशिक अवान, जुल्फी बुखारी ने तो इंतहा की मेहनत की, बल्कि पाकिस्तान की गली मोहल्ले, लोरा लाई, बलोचिस्तान, केपी के क्या दुबई में भी मेहनत की। जी इफ्तिखार साहब, शहजाद अकबर का भी नाम शामिल कर लें, उसका भी और नाम बात करें। वो तो भट्टी साहब बात करें ना, शहजाद अकबर का मतलब है मुसावी भी हमारा सेनेटर बन गया। इफ्तिखार साहब, एक इत्तला ये भी है कि कुछ ये मेंबर्स ने अपना कंसर्न पहुंचाया है कि अपनी ही असेंबली के लोग और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए वो वोट करने नहीं जाएंगे। कुछ ऐसा है पीटीआई के अंदर, कुछ तय हो चुका है ये जो आप नाम ले रहे हैं? मेरी बात सुन ले। मैंने तो गलबन सारी की सारी खेल का को हिला के रखने का पता नहीं क्या हो गया, मैं भी सोया उठा, एकदम मुझे ख्याल आया कि मुझे तो आपके प्रोग्राम में शिरकत करनी है, तो मैं अभी मेरा ख्याल है मैं सही नहीं हुआ। फरदौस आशिक अवान 100% सेनेटर, जुल्फी बुखारी सेनेटर, बाबर अवान सेनेटर, शहजाद अकबर विल डिपेंड अपॉन कि ये जो केस चल रहा है, ये पैसों का लेन देन का ब्रॉडशीट वाला, ये हतमी तौर पे किस तरफ बैठता है। हिज नेम इज वेरी मच देयर। तो वहाँ से मसला इनका हो रहा है, जो फड्डा वो हो रहा है इनका इसमें सिंध में इनको इतबार नहीं है। वो पहले कोई पार्टी खुद सेलेक्ट करेगी, फिर पार्टी वोट डालेगी, फिर पार्टी शॉर्ट लिस्ट करेगी और फिर वो लोग जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मेरे दोस्त भट्टी साहब ने, जो आरिफ हमीद भट्टी ने कहा, ये हकीकत है कि बेचारे इतनी मेहनत करते रहे, जितने नाम मैंने लिए हैं, पागल हो गए मेहनत करके पीटीआई के लिए। गलियों में, मोहल्लों में बेचारों ने 2014 के बाद इनकी जद्दोजहद जारी रही पीटीआई के लिए। लोगों को बसों पर ले जाना, बिठा के झंडे पकड़ाने, फिर उनके खाने का बंदोबस्त करना, फिर रात को उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना, फिर उनके पीछे जो दोस्त हैं रवायती, उनका ख्याल रखना। इनकी मेहनत बहुत है। इफ्तिखार साहब, तस्लीम तो करेंगे, परसेप्शन इज द रियलिटी। मीडिया के ऊपर तो यही लोग आ रहे हैं, हुकूमत को डिफेंड यही लोग करते हैं। लवाहकीर में कौन कौन आते हैं यार? ये बड़ा दिलचस्प आपने फिक्रा कह दिया, आपसे बंदा सीखता है। बात सुने मोहतरमा, मेरी बात सुने। मुझे आप आज यकीन दिला दें कि मैंने सेनेटर बनना है 4 महीने के बाद, तो सारा दिन 120 दिन में से कोशिश में करूंगा 121 दिन हो जाएं कि मैं खुशामदी करता रहूं। पे एक दिन भारी, आप 120 के 121 दिन कर रहे हैं। यहाँ महंगाई ने हाल खराब किया हुआ है, तो फिर ये ओपन बैलेट में जाने का मामला अमजद शुएब साहब दिखावा है। जी इफ्तिखार साहब। अच्छा, तो 1 by 1 आपने सवाल जो किया मैंने उसका जवाब दिया कि अगर मुझे यकीन हो जाए कि मुझे 4 महीने के बाद सेनेटर बना दिया जाना है, तो मैं तो कोशिश करूंगा खुशामद के लिए और उनकी हमायत के लिए, उनकी तारीफों के पुल बांधने के लिए, मुखालफिन को कुत्ता कुत्ता कहने के लिए 120 दिन थे ना, तो 121 दिन हो जाए ख्वाहिश। यही तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, यही तो अलमिया है इस मुल्क की सियासत का। यही तो सारा वो चीज है जिसको हम भुगतान भुगत रहे हैं। आखिरी उम्मीद थी पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की शक्ल में, जिसने 2014 के से पहले कहना शुरू किया कि मैं एक तब्दीली करना रहा हूं, मैं वर्कर के साथ हूं। मैंने छोटे छोटे वर्करों को टिकट दिया। खैबर पख्तूनख्वा में उसने ऐसे लोगों को टिकट भी दिए जो बिल्कुल आम लोग थे और वो इलेक्ट भी हो गए, और यही हमें उम्मीद थी। लेकिन मुसीबत तो ये इक़्तिदार बड़ी जालिम शय है। ये इक़्तिदार ऐसी चीज है जिसको जो मिल जाए उसको भी नहीं पसंद आती, जिसको ना मिले वो उसके लिए पागल हुआ फिरता है। अमजद शुएब साहब, अमजद शुएब साहब, ये बड़ी तल्ख हकीकत इफ्तिखार साहब रखें। फिर ये जो ओपन बैलेट लेके जाना, समझ में नहीं आती कि बगैर सोच समझ के हर फैसला, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी अपना जवाब दे चुका है। पीटीआई की इस तजवीज़ को अप होल्ड होना है या नहीं, अभी फैसला आएगा, मगर दोनों सूरतों में पीटीआई के लिए मामला आसान है, जो इफ्तिखार साहब बता रहे हैं। नहीं, मेरा अपना ख्याल है कि ये जो ओपन बैलेट है वो इनको सूट कर रहा था इस वजह से कि इनको पूरे लोगों पे एतमाद नहीं है, और ये कोई इसमें ज़मीर या कोई आइडियोलॉजी का किस्सा नहीं है। मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक तो ये पैसा ही है जिसकी वजह से पहले भी प्रॉब्लम होती रही है,
और ये बड़ी दफा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी डिमांड करती रही हैं, क्योंकि जब उनके लोग पैसा लेके उनको छोड़ जाते हैं तो उनको तकलीफ होती है। तो वो डिमांड करते रहे कि जनाब ये इसका तरीकाकार बदलना चाहिए, बहुत दफा कहा इन्होंने। लेकिन बिल आखिर ये सबको सूट यही करता है कि ये खुफिया बैलेटिंग ही हो, क्योंकि अल्टीमेटली हर किसी ने जोड़ तोड़ के से फायदा उठाने का, किसी ने किसी वक्त पे वो फायदा उठाना है जोड़ तोड़ से। तो ये बदकिस्मती है। लेकिन बासूरत इसमें ये भी एक एलिमेंट है, लोग कहते हैं कि जनाब इंडिविजुअल का अपना जमीर है, वो जिसको मर्जी दे, पार्टी का पाबंद नहीं वो पार्टी की इंस्ट्रक्शंस का, क्योंकि ये तो आपके जमीर का मसला है, लिहाजा वो क्यों आपको दिखा के दे। ठीक है, तो ये भी एक एस्पेक्ट है। सो मेरा ख्याल है कि जो है उसको चलता रहेगा, ये ओपन बैलेटिंग नहीं होगी, ये खुफिया ही रहेगी। भट्टी साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जाने से पहले शुएब साहब ने 2-3 बार पैसे की बात की। सेनेट का इंतखाब हमारे सामने ऐसे होता है, लेकिन चेयरमैन का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस याद करें तो किस तरह नंबर 60 से एकदम बदलकर अपोजिशन खाली हाथ हुई थी, समझ में नहीं आया। इस वक्त सूरत हाल क्या पीटीआई के वाकई इतना इंटैक्ट है, सब कुछ मैनेज बेहतर कर गए हैं? देखिए, इमरान खान साहब बहुत अच्छे लीडर हैं और बड़ी साफ सुथरी सियासत करते हैं। उन्होंने 2014 में दिए तो उन्होंने उस वक्त भी बहुत कोशिश की थी कि जब सेनेट के खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आया कि वो शो ऑफ हैंड हो, इसी वजह से 64 के 61 रह गए। तो अभी जनरल साहब ने कहा पाकिस्तान में गरीब की ज़मीन और ज़मीर दोनों अमीरों के पांव तले रोंदे जाते हैं। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं फिर। जी इफ्तिखार साहब, ये क्या हो गया? ये खैरियत है? नहीं, मैंने भट्टी साहब दोनों आज एक ही रंग में रंगे गए हैं। भट्टी साहब को तल्ख हकीकतें सामने खड़ी हैं, देख रहे हैं। इससे पहले तौबा कर दे जी भट्टी साहब। अच्छा, आप ब्रेक पे जाइएगा जरूर, लेकिन एक बात सुन लीजिए। इसका एक तरीकाकार है। अगर ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस की बात ना हो तो बड़ा आसान है कि जिस पार्टी के जितने अपना वोट हैं उससे लिस्ट मांग ली जाए और उसके हिसाब से पार्टी फैसला कर दे। लेकिन जो कि इसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस का मसला है, इसलिए ये मुमकिन नजर नहीं आता। वरना बेस्ट तो यही है कि जिसकी जितनी सीटें हों कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में, वो बड़ी आसान है उसको काउंट करना कि भाई इसके कितनी अपना मिलेंगी इसको सेनेट की नशिस्तें, अगर बिल्कुल वन वोट के हिसाब से हो। लेकिन वन वोट को जो आपकी चॉइसेस है ना, इसका जो सारा अमल है ये कुछ थोड़ा सा तब्दीली चाहता है, अगर कोई तब्दीली करनी भी है। बाकी ये बैलेट जो है खुफिया होना चाहिए। बस इफ्तिखार साहब तब्दीली का लफ्ज थोड़ा बोलें, कौम अभी पिछली तब्दीली को हजम नहीं कर पा रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं। फॉरेन फंडिंग केस, अपोजिशन कहती है कि लॉन्ग मार्च की पहली किस्त होगी, धरना देना है और तलबी भी है हुकूमत और अपोजिशन की। बनेगा क्या इस ब्रेक के बाद? प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कुछ गुफ्तगू अपोजिशन की जानिब से एहतजाज और धरना देने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर फॉरेन फंडिंग को लेकर, मगर वहीं हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जानिब से अपने खाते फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास गुज़िश्ता कई सालों से जमा नहीं करवाए गए। तो दोनों जानिब से हुकूमत की तलबी भी है 20 को और 18 को अपोजिशन की तलबी है। अब भट्टी साहब, ये जो सारा सूरत हाल बनी हुई है और अब पीटीआई की जानिब से 2 एजेंट्स पर जिम्मेदारी डाल दी गई, जो बाहर से पैसा आया सारा, क्या ये काफ़ी है ये बता देना? जबकि इल्ज़ाम तो ये भी है जो अकबर एस बाबर ने भी दिया कि 2 कंपनियां जो खुद से बनाई गई और जो इमरान खान साहब के दस्तखतों के साथ बनी, ये काफ़ी हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी? देखें, हमारे मुल्क में सिलेक्टेड कानून है। अगर आसिफ सलीम बाजवा साहब की रसीद पे इमरान खान साहब कहते हैं मैं मुतमईन हूँ कि उन्होंने एविडेंस दे दिया, तो अगर उन्होंने ये कह दिया तो क्या फ़र्क पड़ता? भाई वो हुक्मरान है, उनके लिए कानून लागू नहीं होता। लेकिन मेरी अपनी राय के मुताबिक फॉरेन फंडिंग केस में बाहर फंडिंग होते हुए मैंने खुद देखी है बहुत दफ़ा। अगर ये मेरिट पे चलता है तो मौजूदा हुकूमत के लिए मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक खासी मुश्किलात होंगी। इस पे मैंने काम भी बहुत किया हुआ। बट अभी आपने कहा हुक्मरान के लिए तो कानून नहीं है। वो तो यकीनन, वो मैंने फैक्ट्स कहा ना। जिस मुल्क में अब फॉरेन फंडिंग में करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून जाएगी, अगर ये जमातें करप्शन के खिलाफ है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर तो वैसे ही इस मुल्क में करप्शन लीगल कर दे। ओ भाई, आपकी फंडिंग जायज़ है। पाकिस्तान में मेरे लिए, मैंने आपको कहा ना, गरीब का ज़मीर और ज़मीन दोनों गैर महफूज है। ये ताकतवर के इशारों पे नाचती है। भट्टी साहब ना करें, इदारे आज तो आप गरीब को बिल्कुल ही बेमौल करने पे खड़े हो गए। बिल्कुल बेमौल कर दिया। मैं डीसी पटवारी लाहौर से, पाकिस्तान का सबसे करप्ट अदारा डीसी ये पटवारी एंड कंपनी तहसीलदार है, इनसे फर्द लेके दिखाएं। इमरान खान साहब ने एक काम किया है इस मुल्क के
पंजाब के पटवारी जितने अमीर हो गए हैं ना, शायद ही कोई हुआ हो। पिंडी का पटवारी अमीर हो गए, पहले भी पिंडी पटवारियों का का मसला था। बस पिंडी रेंज के पटवारियों की बात कर रहा हूं। इफ्तार साहब, वो हो अनबिलीवेबल। मैं कहता हूँ 5 स्टार होटल बना सकते हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं और आप तो 5 स्टार पंखा नहीं ले पा रहे आज। सर मैंने तो कहा था तब्दीली के बाद कोई पटवारियों का निजाम ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, ये तो अपोजिशन पर भी इल्जाम है कि मरी का पटवारी से आप 2 करोड़ और 2 अरब लोन ले सकते हैं, और तहसीलदार से जो मरी का मैं अब बताना नहीं है वो किसके कहने में लगा ना, मुझे पता है, मैंने सुना है ये भी सर। वो दीवार पे लिखा था तू लंघ जा साडी आप पता नहीं किस दीवार के पास से गुजरते हैं जिस पर इतनी तफसीलात दर्ज होती हैं। रिपोर्टर हूं, मेरा काम है। इफ्तिखार साहब ने समझाया कि खबर के पीछे पीछे राह करो। अच्छा, आगे अगर GHQ की तरफ रास्ता है, फिर उन्होंने कहा टर्न ले लिया करो, वो मैं तेजी से ले लेता हूं। यू टर्न वैसे भी बड़े लीडर की निशानी है। इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग पर भी हुकूमत की तरफ से इल्जाम है, गुज़िश्ता 4 साल से उन्होंने भी अपने खाते नहीं जमा कराए, स्क्रूटनी चाहते हैं। क्या उनको भी खदशा है उनकी मनी लॉन्ड्रिंग सामने नहीं आ जाएगी? मामला तो एक ही तरह का है, कोई बड़ी तब्दीली देखते हैं ये फॉरेन फंडिंग मामला को लेकर? देखिए दोस्त, अगर ये तीनों पार्टियां करप्ट हैं, दे शुड बी डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड, not to be allowed to contest any election for the 20 years. By whom? By the Election Commission of Pakistan. सर, जो इलेक्शन कमीशन 6 साल में केस नहीं हल कर सका, इफ्तिखार साहब, अच्छा, अब नाम किसको देखे? अब यहीं पे रुक जाना। अब मुझे बताओ, जो इलेक्शन कमीशन 6 साल से केस तैयार न कर पाया हो, तो फिर आरिफ हमीद भट्टी की बात में बहुत वजन है कि ये इक़्तिदार के खिलाफ फैसला नहीं आएगा। और अगर इक़्तिदार के खिलाफ फैसला नहीं आएगा तो फिर 2 एजेंट जो तस्लीम इक़्तिदार वालों ने कर लिए कि हमारे मुकर्रर थे, कभी यार पैसे भी एजेंटों के जरिए इकट्ठे किए गए हैं। सियासी जमात हो, ये कोई ठेका होता है चंदा इकट्ठा करने का? ये मैं तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। एक सियासी जमात है, वो फंड इकट्ठा करना चाह रही है, उसने ठेका दे दिया एक फर्म को कि जाओ जाके मेरे नाम पर पैसे इकट्ठे करके मुझे इतना कमीशन रख के वापस दे देना। हद होगी भाई, हद हो गई है। यानी ये वो एडमिशन है जो मैं नहीं कह रहा, और मैं कोई अपने पास से कहानी नहीं सुना रहा, ये तो वो बयान है जो दिया गया है। मैंने एजेंट क्या होते हैं ये, मैं कमीशन, हु इज द कमीशन एजेंट? कमीशन एजेंट की बुरी बात नहीं है, हर शोबे में कमीशन एजेंट होता है। अगर एक कमीशन एजेंट को कह दिया जाए कि तू फंड इकट्ठा कर मेरे नाम पे और मुझे दे दे, और फिर कल कहा जाएगा यार हमें क्या पता इस कमीशन एजेंट ने क्यों किसी ए से पैसे ले लिए, बी से ले लिए, मैं क्या करूं, मैं तो शरीफ आदमी हूं, हमारा तो कोई तल्लक नहीं है, हमने तो ठेके पे काम दिया था, ठेके के कामों में ऐसा हो जाता है। मैं कसमिया तौर पे कहता हूं कि अगर इन 3 सियासी जमातों के बारे में 20% भी शवाहिद मिल जाएं कि इन्होंने ऐसी फंडिंग ली है गैर मुल्कों से, खा वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, इनको 20 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए इलेक्शनों में हिस्सा लेने के लिए। आप कंक्लूड होता देखते हैं इफ्तिखार साहब, फॉरेन फंडिंग केस को कंक्लूड होते देखते हैं? आई डोंट थिंक इसका, अगर जो लेके आए हैं उन्होंने फैसला कर लिया, जितने वो तंग आए हुए इस आदमी की नाहलियों से, तो फिर हो सकता है। अच्छा, जनरल अमजद शुएब साहब, 6 साल ये मामला सर्द खाने में रहा, मतलब एक हमारा इदारा इसको कंक्लूड नहीं कर पाता, जिसने इस मुल्क में इंतखाब करवाना है, नतीजा खेज नहीं बना सकता। क्या फॉरेन फंडिंग केस आपके नजदीक तहरीक इंसाफ के लिए पनामा स्कैंडल तर्ज पे साबित हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे भी इफ्तिखार भी बात कर रहे थे कि ये जो एजेंट्स की बात की जा रही है, इसकी भी अगर मजीद तहकीक हुई तो बहुत सारा कुछ और सामने आ जाएगा। ये एजेंट नहीं है, गालिबन ये कंपनीज हैं, यही वो बाबर कह रहा है जिसने कि ये केस शुरू किया था। और अगर वो साबित हो जाता है कि ये आम एजेंट नहीं है और ये वाकई कंपनियां हैं और इमरान खान उसके डायरेक्टर भी हैं, तो फिर ये उनके लिए बहुत बड़ा एक मसला बन सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये JUI, PMLN और पीपल्स पार्टी, ये तीनों के केसेस ऐसे हैं जिनमें के फॉरेन फंडिंग के कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, और ये काफी बड़ा मैं समझता हूं कि एक मसला खड़ा हो सकता है मुल्क के लिए, एक पॉलिटिकल टर्मोइल बन सकता है। इसी एक पार्टी का नहीं है, ये तीनों और पार्टियां जो हैं उनके बारे में भी सुनने में आ रहा है। अब चीज ये है कि इनकी पेशी भी उन्होंने की हुई है, इनके फंड्स वगैरह क्लियर नहीं है। अगर उनकी भी कोई चीजें निकाल ली और सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो उन पे कोई ना कोई कदम लग गई,
या उनको डिस्क्वालीफाई किया, तो आप सोचिए कि यहाँ पे कितना बड़ा कैओस होगा, पॉलिटिकल कैओस कितना बड़ा होगा मुल्क में। तो ये इश्यूज हैं जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा। लेकिन जो आपका सवाल था कि ये इमरान खान का, ये पीटीआई के लिए तो डेफिनेटली एक मसला बन सकता है। अगर थोड़ी सी भी तहकीक उन्होंने एजेंट्स के बारे में मजीद की, तो मेरा ख्याल है कि ये मजीद मुश्किलात इनके लिए बढ़ जाएंगी। भट्टी साहब, फॉरेन फंडिंग केस 6 साल सर्द खाने में, अब हुकूमत और अपोजिशन दोनों इलेक्शन कमीशन में तलब हैं, और जो आखिरी 20 अगस्त 2020 में पीटीआई की जानिब से स्क्रूटनी कमेटी में दिया गया, उसको इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया डिटेल्स को। आपके ख्याल में अपोजिशन इसको जो समझ कर यहाँ पहुंची है, बाकी सब कुछ होल्ड करके फॉरेन फंडिंग से जो निकालना चाह रहे हैं, उनको मनचाहा नतीजा मिल जाएगा, या जो अमजद साहब कह रहे हैं कि सबके सब भी एक पॉलिटिकल कैओस पैदा कर सकते हैं? देखिए, अपोजिशन के लिए करप्शन माइंड नहीं है। आप 30 दिसंबर को हमने 2020 में वो एवन फील्ड के पैसे जिसमें नवाज शरीफ के जाती, उसके हमने 30 करोड़ रुपए जुर्माना दिया है। हमारी तो हुकूमत इतनी काबिल है कि वो हमने रिकवर किए नहीं। सर, ब्रॉडशीट का जिक्र ना करें, 5 अरब इस मुल्क के बाशिंदों का बाहर दे चुके हैं। आया एक आना नहीं। आज अरशद शरीफ की खबर थी, एवन फील्ड जो वो अभी उनकी है, उन्होंने कहा जी आपकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उस पर जेआईडी बनी है। तो करप्शन पे अगर, लेकिन मैं इफ्तिखार साहब को नहायत अदब से सेकंड करूंगा, काश हमारे अदारे इतने मजबूत हो जाए कि अगर तीनों की फंडिंग में कोई फ्रॉड है फौरी तौर पे नहल करे। भाई क्या किस चीज का पैदा होना है? कानून की हुक्मरानी से अमन आता है, कानून की वायलेशन से क्या पैदा होता है, अनारकी पैदा होती है। अगर ये गंद है, अगर तीनों में, मैं ये नहीं कह रहा फैसला, मैं तो जज नहीं हूं, मैं तो रिपोर्टर हूं, तो भाई करोड़ों 6 साल से पहले तो ये सवाल होना चाहिए। 6 साल ये केस चला कि उनकी सिंपल केस था, फंडिंग आ रही है, आपने मनी ट्रेल दे दी, कागजात दें और बात डॉक्यूमेंट्स दे। यही बात हम नवाज शरीफ साहब से कहते थे ना कि पनामा में मनी ट्रेल दे, तो यही हम पीटीआई से गुजारिश करते हैं। हम जमात पनामा आया और कागज आए और मामला खत्म, ये फॉरेन फंडिंग को 6 साल हो गए, बल्कि उसे 17 को फैसला करके उड़ा दे जो भी मेरिट पे है। इफ्तिखार साहब क्विकली, मुझे ब्रेक पे जाऊंगी फिर, कहिए। मैं क्विकली बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है आज मेरा दोस्त। देखें, अगर आप एक अकामे की बना पर पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख देते हैं, दुरुस्त, तो अगर फिर एजेंटों का नाम आया है, तो फिर पैसा अगर एजेंटों ने लिया है, और मैं तो हैरान हूँ यार, ये अजीब किस्म की फंडिंग है जिसमें परसेंटेज भी मिलेगी इकट्ठे करने वाले को। आप ले लें जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन बड़ी अहम बात जो इफ्तिखार साहब ने की, भट्टी साहब भी उसको सेकंड कर रहे हैं कि 20% भी अगर किसी सियासी जमात के पास से ऐसे निकल आए कि उसको कहीं से किसी किस्म की बाहर से फंडिंग हुई है, 20 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ताकि कानून की हुक्मरानी का पता चले। एक ब्रेक लेते हैं। और जो पाकिस्तानियों की जेब से 5 अरब रुपए, एक पैनी नहीं पाकिस्तान को मिला, 5 अरब रुपए जुर्माने में दे चुके, पता नहीं कितना देना है, जिम्मेदार कौन है, ये पैनल से जानेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रॉडशीट का मामला गुज़िश्ता एक हफ्ते से खबरों में है। 2000 से 2003 में हुकूमत पाकिस्तान इस कंपनी के साथ एक मुआहिदा करती है। पाकिस्तान को एक आना नहीं मिला जनरल अमजद शुएब साहब अब तक, और 5 अरब रुपए हम सिर्फ जुर्माने में भर चुके। जिम्मेदार कौन है, किसने डाका डाला है ये पाकिस्तान के खजाने पर? देखिए जी, ये लाजमन कोई अंदर से मिले हुए लोग हैं, क्योंकि कहीं तो कमीशन की बात हो रही है और इसके साथ साथ ये भी बात हो रही है। कल जो मैं एक प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, वहां पे डिस्कशन में हमें पता चला कि वैसे तो जो हमारे एम्बेसीज हैं, इनके अकाउंट्स को न फ्रीज किया जा सकता है, ना इनके अकाउंट से पैसा निकलवाया जा सकता है, लेकिन इनका एक और अकाउंट जो कि गालबन कमर्शियल अकाउंट है, जिसके जरिए तजारती मामला वगैरह में पैसे दिए जाते हैं, ये फंड उसमें ट्रांसफर हुआ। और फिर जब ये ट्रांसफर हुआ तो इस शख्स को कैसे पता चला कि फलां फंड में ये पैसे मौजूद हैं? क्योंकि अदालत को तो उसने बताया कि जनाब मुझे पैसे मिल नहीं रहे, कंपनसेशन नहीं मिली, और फलां जगह पे ये पैसा मौजूद है, वो उसको फ्रीज किया जाए, ये मुझे नहीं दिया जाए। तो इसका मतलब है कि कहीं एक लिंक मौजूद है जहां पैसे रखवाए भी गए वहां पे ऐसे फंड में जहां से निकलवाए जा सकें, और उसके साथ साथ फिर ये भी कहीं उसको बता दिया गया हुआ था कि फलां अकाउंट में पैसे हैं ताकि तुम क्लेम कर सको। तो इस लिहाज से ये एक खासा बड़ा स्कैंडल लगता है जिसकी तहकीक होनी चाहिए, वो कोई भी हो।
अगर उसमें कोई मकसद के कोई भी शख्स किसी भी महकमे का शोएब साहब, जितना जितना मुझे इस पर पता चला, इतनी खतीर रकम तो कभी बाहर हाई कमीशन के अकाउंट्स में मौजूद ही नहीं होती है। चंद हजार डॉलर होते हैं, तनख्वाहों के पैसे होते हैं, वो भी साथ साथ जाते हैं। इस कदर बड़ी अमाउंट जो कि करीबन साल पहले रखवाई गई, ये तो हुकूमत पाकिस्तान ने रखी होगी, काबीना से अप्रूव हुई होगी। लेकिन हुकूमत ने रखी, हुकूमत से कोई किसी ने अप्रूवल ली होगी, एक समरी बनी होगी, अप्रूवल ली होगी, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री को इंस्ट्रक्शंस गई होंगी कि ये रिलीज करें पैसा। तो ये ऐसे नहीं, ये लाजमन एक चेन ऐसी है जिसमें कि ये पूरा प्रोसेस हुआ केस का, और इसमें कुछ लोग शामिल होंगे। और जो आज हम सुन रहे हैं कि वहां किसी ने कमीशन भी मांगी, ये किया वो किया, लाजमन वही लोग होंगे इंटरेस्टेड जिन्होंने कमीशन लेनी थी कि ये पैसा पहुंचे वहां पे ताकि उनको हिस्सा है। वरना तो इतना, अभी ये बात कर रहे थे भट्टी साहब अरशद शरीफ के, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो उसने की है, इन्वेस्टिगेशन, उसका गालिबन आर्टिकल भी है, उसमें बड़ा एक वाज़ेह चीज नजर आती है कि आपके पास ऑप्शन मौजूद थी, पैसे रखने की तो जरूरत ही नहीं थी, ये तो बड़ी नौबत बाद में आती। ऑप्शन मौजूद थी, आप अपील में भी जा सकते थे, सालिसी में भी जा सकते थे, उन चीजों के रिजल्ट आने से पहले उसको पेमेंट कैसे हो गई। बिल्कुल सही। तो ये एक रैकेट है जिसको इस तरह नहीं प्रेशराइज किया और रैकेट कहीं यही अंदर है, क्योंकि आज का मामला नहीं, करीबन 20 साल पहले आखिर इसको कैसे ढूंढा गया। भट्टी साहब, ये कौन है मुसावी? रोज एक नई बात करता है, एक नया इंकशाफ करता है, इसकी अहमियत भी बहुत है। कभी वुज़रा भी इसको ऑन कर रहे हैं। मुसावी एक मशकूक करैक्टर है, लेकिन मुसावी अब जब तक पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान की इनकम में वो पार्टनर है, कमीशन एजेंट रहेगा वो, समझे। उसने पाकिस्तान में उसकी पेंशन लगा दी इफ्तिखार साहब ने, ताहयात मरते तक। जो 2000 में कंपनी बनी, 2003 में मुआहदा ख़त्म हो गया, 2007 में वो डिफ़ॉल्ट हो गई, 2008 में पीपल्स पार्टी ने 15 लाख डॉलर जिम को दिए, 2009 में उसने फिर एक बनाया, और पिछले दिनों हमारे कुछ लोग गए जिनके नाम, एक बादशाह शहनशाह अकबर था कोई बादशाह, वो भी गए, कुछ और 2-3 लोग भी गए जिनका नाम लेते हुए ज़बान थड़ा जाती है, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है। उनकी मुलाकातें हुई, मुसावी से 3 दफ़ा मैंने भी फ़ोन किया, यार उसकी सारी उम्र की रोटियाँ लग गई हैं। इवन के एवर, वो क्या है, एवरफील्ड फ्लैट जिसपे नवाज शरीफ अब भी रह रहे हैं, उसका 20 करोड़ दे चुके हैं उसको। ये था एग्रीमेंट कि जो लोग वो रकम रिकवर कराएगा 20% उसमें से जाएगा, पैसा एक नहीं रिकवर कराया। और अब जुर्माना क्या होगा? रोजाना $4700 पर डे जुर्माना, जो उसको पूरी पैसे ना दिए आपने, महीने का 1.5 लाख। तो यार कितने हमदर्द हैं यार, ये तो डॉलरों में माशाल्लाह डोनेशन देते हैं कमीशन के नाम पर या अंडरस्टैंडिंग के नाम पर। शहनशाह अकबर बहुत बड़ा नाम था यार, ऐसे नहीं रोजाना पैदा होते, अब आते भी हैं तो अपना हिस्सा लेते हैं। इफ्तिखार साहब, ये मुसावी क्या करैक्टर है, ये कौन है? कभी वो हुकूमत के लोगों पर इल्जाम, कभी ऑपोजिशन के लोगों पर इल्जाम, नजर उसकी पाकिस्तान के खजाने पर है, या हम लोगों को समझ नहीं है? इनसे पूछे सहूलतकार कौन कौन है, सिंपल। चले इफ्तिखार साहब, सहूलतकार कौन है? एक दो बातें कर ली जाए। देखा जाए कि किसके दौर में ये मुआहदा हुआ। 2000 में मुआहदा जब वेट किया गया, उस वक्त यहाँ पे वजीर कानून कौन थे और वजारत कानून का सेक्रेटरी कौन था, काबीना कौन थी, और किस काबीना के किस इजलास में पेश किया गया। क्योंकि काबीना के इजलास जो होते हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद रहता है, खा बरसा बरस गुजर जाए। और फिर 2 साल के अंदर ही इसको रिवोक क्यों किया गया? क्या वो उन 2 सालों में ये तय था कि वो इतनी चीजें इनको बरामद करके देगा? रिवोक क्यों किया गया? तो पहले ये बात है ना, आप मेरे से एक मुआहदा करते हो, मुझे फायदा पहुंचाने के लिए आप वो मुआहदा रिवोक कर देते हो, और उस रिवोक करने के लिए मुझे चांस मिल जाता है कि मैं अदालत में जाऊं और आपके खिलाफ डिग्री ले आऊं, और आप मेरी डिग्री की अदायगी इतनी तेजी से कर देते हो कि वो भी देखने वाली बात है। और फिर मेरे पैसे देने के बाद, मेरे डिग्री को तस्लीम करने के बाद फिर मेरे से मुआहदा करना चाहते हो। मतलब ये 3 स्टेप्स हैं। अब फिर मुआहदा जो करने वाले थे, वो किन बुनियादों पे मुआहदा करना चाह रहे थे? मुआहदे की नोयत क्या थी? ठीक है ना, इट्स नॉट सो सिंपल जिस तरह हम दे रहे हैं। एक मुआहदा हुआ जिस तरह मुझे आपने ब्रीफ किया, 2003-2004 की बात है। मैंने आपको अर्ज कर दिया कौन मिनिस्टर था, किसने किया, कैबिनेट ने कैसे अप्रूवल दी, 2 साल के अंदर रिवोक क्यों कर दिया गया? व्हाई? व्हाट हैपेंड? डिड ही वायलेटेड the contract, or he could not produce you the requirement? सर वो तो कहता है 27 लीग दी उसने हुकूमत पाकिस्तान को उस वक्त में, इनफरादी और कंपनी। उसी आदमी के साथ आप जाके आप
फिर क्या के मुआवजा करना चाहते हैं? बिल्कुल ड्राफ्ट बना के चला गया। बिल्कुल। वो मानता ड्राफ्ट उसके पास गया। अच्छा, वो बड़ा चालाक है। वो कहता है मुझे क्या पता किसने मुझे फोन किया था, मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं ये जानूं कि मुझे कॉल करने वाला कौन है। आई एम इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर। सर वो शायद बहुत ज्यादा जानता है। गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू में पूछा गया वजीर आजम पाकिस्तान से कब राब्ता हुआ आखिरी, उसने कहा ये कॉन्फिडेंशियल है। अच्छा, ये कॉन्फिडेंशियल है, बाकी जो तकरीरें फरमा रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल नहीं है। बहुत बड़ा जैश है वो आदमी कोई। और इतने हमारे ठीक है सर, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन इफ्तिखार अहमद साहब ने बड़े अहम सवालात उठाए हैं ये ब्रॉडशीट मामले को लेकर। भट्टी साहब, इफ्तिखार और अमजद शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत पाकिस्तान को इस मुआहदे को पाकिस्तान के सामने रखना है। ये मुआहदा क्यों किया गया, इसे रिवोक क्यों किया गया, और 18 में दोबारा एक और मुआहदा बनाने की कोशिश या तश्कील देने की कोशिश क्यों की गई, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हुकूमत पाकिस्तान को यकीनन देना है। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।